गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज 5। बोर्ड सीरीज जो 5 है हमारी, वो स्टार्ट करते हैं। 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 5 में आज करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझिए। 41 क्वेश्चन में स्क्रीन पर है। 41 क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस इज कूलम्ब्स लॉ ट्रू, यानी किस डिस्टेंस पर कूलम्ब्स लॉ जो है वो ट्रू होता है, किस डिस्टेंस पर आपका कूलम्ब्स लॉ है वो ट्रू होता है। तो आप ध्यान से समझिए, ऑलमोस्ट सभी डिस्टेंसेस पर हमारा कूलम्ब्स लॉ जो है वो ट्रू होता है। आप मान लीजिए, सपोज कीजिए आपसे मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं आपसे कहता हूँ कि एक चार्ज आपने Q1 रखा और एक चार्ज आपने Q2 रखा, इनके बीच की डिस्टेंस आपने R ली, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स F लगेगा। तो इन दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो किस ऑर्डर में रखी जाए, यानी कितनी रखी जाए कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा उसमें ट्रू रहेगा, तो हम बोलेंगे ऑल डिस्टेंस में। तो आप ये कह सकते हैं, जनरली आप ये बोल सकते हो कि द कूलम्ब्स लॉ होल्ड्स फॉर ऑल डिस्टेंसेस, ठीक है। हम कहेंगे द कूलम्ब्स लॉ होल्ड्स फॉर ऑल डिस्टेंसेस बट less than 10 की पावर -15 मीटर। देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपके पास जो कूलम्ब्स लॉ है वो हर डिस्टेंसेस पे जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं वैलिड है या ट्रू है। लेकिन अगर आपने 10 की पावर -15 मीटर से अगर कम डिस्टेंस ली, देखिए डिस्टेंस बट लेस देन 10 की पावर माइनस, ये कहता है कि हर डिस्टेंस पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, लेकिन आपके पास बट लेस देन 10 की पावर -15 मीटर, इट विल बी फेल्ड। तो यहाँ पे ये जो है फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी फेल्ड, यानी यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। क्यों? इसका कारण क्या है? अगर लेस देन 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा अगर कम डिस्टेंस अगर आपने ले ली तो ये फेल क्यों हो जाता है? इसका कारण ये है क्योंकि आपको पता है एक एटम होता है, आप सभी को पता है एटम होता है, और एटम के जस्ट बीच में सेंटर कोर में एक न्यूक्लियस होती है। आपको पता है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर -15 मीटर होता है, राइट। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स लगता है, न्यूक्लियर फोर्स। अगर आप इतनी डिस्टेंस लोगे तो इसका मतलब आप न्यूक्लियस के अंदर चले गए, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ना कि कूलम्ब फोर्स लगता है। इसलिए याद रखना कि आपके अगर मान लीजिए दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 10 की पावर -15 रख दी जाए तो आपके पास वहाँ कूलम्ब फोर्स काम नहीं करेगा, वहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपके पास कूलम्ब्स लॉ है वो वैलिड कब होगा, एक तरह से बोल सकते हैं वो ट्रू कब होगा, जब आपके पास जो डिस्टेंस है कितनी, आप यहाँ पे कह सकते हो, बट यहाँ पे कह सकते हो जो R है, ये वाली जो R है वो कितनी होनी चाहिए? 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लेस है तो हमारे पास कूलम्ब्स लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा? आपके पास फेल हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मास से रिलेटेड है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज मास ऑफ बॉडी गेट अफेक्टेड ऑन चार्जिंग? डज मास ऑफ बॉडी गेट अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, यानी जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जिस बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो डज मास ऑफ बॉडी गेट अफेक्टेड ऑन चार्जिंग, क्या किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है? तो हम बोलेंगे यस, बिल्कुल यस। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस। यहाँ पे हमने यस क्यों लिखा? देखिए यस क्यों लिखा, इसका कारण है क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, सपोज कीजिए एक बॉडी है और इसको हमने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो इसको चार्ज कर दिया हमने, ठीक है, इसको हमने इसमें चार्जिंग की। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, राइट, ट्रांसफर कर दिया। तो इस बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर किया, तो इस बॉडी में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बॉडी चार्ज हो गई, राइट, चार्ज हो गई। तो इस बॉडी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन्स। इस बॉडी ने जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब ये सोचिए, दिमाग लगाइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आप सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो सोचिए 1, 2, 5, 10, 20 जितने भी इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है ना। तो सोचिए जो इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो मास बढ़ता जाएगा, लेकिन मास से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए बोलेंगे इफेक्ट तो पड़ेगा मास पे, लेकिन नेग्लिजिबल स्मॉल, ना के बराबर, यानी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो यस तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि साइंटिफिकली अगर हम देखें कि मास पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा तो बोलेंगे पड़ेगा, तो बोलेंगे यस। यस बोलेंगे, बट
नेग्लिजिबल स्मॉल। यस बोलेंगे क्योंकि हाँ मास पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके मास पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन स्मॉल बट नेग्लिजिबल स्मॉल, ना के बराबर पड़ेगा। तो ऐसे हमने बताया कि जब बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे, तो इस बॉडी का मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, तो इस बॉडी का मास क्या होगा? गेन होगा। मास विल बी गेन। तो बोल सकते हैं मास विल बी गेन। लेकिन जो मास इसका गेन होगा, मास विल बी गेन बट वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम जो है मास ये क्या होगा? गेन करेगा। ठीक है, लेकिन इफेक्ट तो पड़ा ना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार हम इसको समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। ये कह रहा है डज द मोशन ऑफ बॉडी अफेक्ट इट्स चार्ज? डज द मोशन ऑफ बॉडी अफेक्ट इट्स चार्ज? क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपके पास एक बॉडी है जिस पे मान लीजिए मैंने 2 कूलम ऑफ चार्ज लिया, +2 कूलम ऑफ चार्ज लिया, -2 कूलम ऑफ चार्ज, कुछ भी ले सकते हो। और अगर इसको v वेलोसिटी से मोशन कराए, अगर मान लीजिए इसको v वेलोसिटी से अगर मोशन कराया तो इसके चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बोलेंगे नो। कभी भी चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कभी भी मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो बोलेंगे नो। तो यहाँ पे आएगा नो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे नो, बिकॉज यहाँ पे कारण है बिकॉज मोशन कैन नॉट, यहाँ पे कह सकते हैं जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिंपल तरीके से आपको लिखना है इसको कि द मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी डज नॉट, देखिए क्या लिखा आपने? डज नॉट चेंज इट्स अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, यहाँ पे हमने क्या कहा कि हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से बोला है कि अ मोशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी इसके अमाउंट ऑफ चार्ज को मोशन करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। हाउ डज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम? ये कहता है हाउ डज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। ये कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस जो है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इंटरवेनिंग मीडियम आया, इसका मतलब होता है 2 चार्ज के बीच में जो मीडियम होता है उसे इंटरवेनिंग मीडियम कहते हैं। और जो मीडियम होता है उसके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कह रहा है 2 चार्ज के बीच में जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है क्या वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, हमें ये इसका आंसर देना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ इसने। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल तरीके से देना है। तो आपको क्या करना है, देखिए आप सभी को पता है एज कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को आप कैसे लिखते थे, याद कीजिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्स इन एयर, कूलम्ब फोर्स इन एयर अपॉन कूलम्ब फोर्स इन मीडियम, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला आपके पास ये होता था K इज इक्वल टू कूलम्ब फोर्स इन एयर अपॉन कूलम्ब फोर्स इन मीडियम, राइट। ये फॉर्मूला होता था, आपको पता ही है ये फॉर्मूला, हमने पीछे भी कराया है। तो अगर मान लीजिए इस मीडियम वाले फोर्स को अगर बाहर कर दिया जाए तो आपके पास आ गया कूलम्ब फोर्स इन एयर, और K जो है इसके नीचे आ जाएगा। K क्या है, K हम बता रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मीडियम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो मीडियम में फोर्स लग रहा है कूलम्ब फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है K के, दिख रहा है आपको। अब ध्यान से देखिए, तो इसने पूछा कैसे डिपेंड करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटरवेनिंग मीडियम पर। यानी अगर मान लीजिए सपोज करो कि एक चार्ज आपने Q1 यहाँ रखा, एक चार्ज आपने Q2 यहाँ रखा, इनके बीच में जो मीडियम है ये वाला फोर्स इनके बीच में जो लगेगा इस मीडियम के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, ये पूछ रहा है। और इस मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K दिया हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कूलम्ब फोर्स मीडियम में अगर इंक्रीज होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज। आप ये कह सकते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मान लीजिए मीडियम का इंक्रीज होगा तो मीडियम में कूलम्ब फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मीडियम के अंदर अगर मान लीजिए कूलम्ब फोर्स बढ़ रहा है
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटना चाहिए। और अगर मान लीजिए हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है तो मीडियम के अंदर जो आपके पास कूलाम फोर्स है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपको ये पता लग ही रहा है कि किस तरह से हमने इसको सोल्व किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम एक बार फिर पढ़ते हैं। ओके, तो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। ओके, व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, ये पूछा है कि व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। देखिए बड़ा सिंपल है, क्या ये पूछ रहा है कि एक वाटर है आपका, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के जो है वो कितना दिया हुआ है आपके पास, 80 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज इट्स परमिटिविटी बतानी है, क्या होगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, इसमें दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वाटर का दिया हुआ है 80, किसका दिया हुआ है भाई, यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है। तो पूछा क्या इसने पूछा है कि व्हाट इज इट्स परमिटिविटी। तो देखिए वाटर की परमिटिविटी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे WM। तो WM की जगह आप कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ वाटर हमें ये निकालनी है। तुम सोचोगे कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाए, तो देखो एक फॉर्मूला है, वी नो दैट K इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते थे एप्सिलॉन M और यहाँ पे लिखते थे एप्सिलॉन नोट। आप सभी को याद होगा ये एक फॉर्मूला है हमारा। तो डायरेक्ट इसको एप्सिलॉन R भी लिख सकते थे हम, K भी लिख सकते हैं। तो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि परमिटिविटी बतानी है, यानी वाटर की परमिटिविटी बतानी है। तो एप्सिलॉन मीडियम क्या है, वाटर है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन W, यानी मीडियम क्या है, वाटर है। तो हमें क्या निकालनी है, वाटर की परमिटिविटी निकालनी है और एप्सिलॉन नोट एज इट इज। तो हम एप्सिलॉन W जो है यानी वाटर की एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी जो इसको बाहर करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो K एप्सिलॉन नोट आ गया। अब K कितना दिया हुआ है आपके पास, 80 दिया हुआ है, ऊपर देखिए 80 दिया हुआ है। और एप्सिलॉन नोट कितना दिया हुआ है, आप देखिए एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपके पास क्या है, 8.854, ठीक है, इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए इसकी यूनिट जो है आपको याद रखनी है, आपकी मैंने बताया था एप्सिलॉन की यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर -2, यानी न्यूटन -1 मीटर -2, और यहाँ पे आ जाएगा कूलम स्क्वायर। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए सोल्व आउट करेंगे तो 10 की पावर -12 जब 80 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो 708 पॉइंट, इसको करेंगे तो आपके पास आ गया, आप इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करके देखना, 708.32 इंटू 10 की पावर -12 पर न्यूटन मीटर -2 कूलम्स की। तो ये आपका आंसर आ गया। तो वाटर की जो परमिटिविटी है वो इतनी आएगी, याद रहे वाटर की परमिटिविटी जो है इतनी आएगी आपके पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। जो आपका परमिटिविटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको बताना है। तो देखिए बड़ा ही आसान है, अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए F इज इक्वल टू K इंटू Q1 और Q2 बाई R स्केल। आप सभी को बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई। मान लीजिए यहाँ पे कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किस में लग रहा है, सपोज कीजिए ये किसी मीडियम में लग रहा है, तो एप्सिलॉन ही रहने देते हैं। अगर मीडियम में लग रहा है तो Q1 और Q2 और अपॉन R स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है। इसकी यही तो परमिटिविटी होती है, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, इसको बाहर करते हैं। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ये आ जाएगा Q1, ये Q2 और ये हो जाएगा F इंटू 4 पाई, राइट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, Q आपको पता है कि करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो अगर Q को बाहर करेंगे तो I इंटू T हो जाएगा आपके पास। करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A होता है और आपके पास टाइम का होता है T, तो बन गया AT। तो इसका हो गया AT, चार्ज का हो गया AT, इसका भी हो गया AT, मतलब चार्ज का भी हो गया AT। फोर्स का हो गया MLT-2, राइट। ये फोर्स का हो गया। 4 पाई इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, आप सभी को पता है, ओके, राइट। अच्छा, एक चीज़ और रह गई आपके पास, यहाँ पे R भी रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे R स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर। अब इसको ओवरऑल हम सोल्व करेंगे तो M जो है वो ऊपर चला जाएगा, जब M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, राइट, M-1, राइट, M-1 आपके पास आ गया, M-1, ओके। यहाँ पे L और ये L3, तो ये बन जाएगा L-3, जब ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। T4, देखो T4 कैसे हुआ, T-2 T स्क्वायर हो गया ऊपर वाले, और T ऊपर जाएगा तो T देखिए ऊपर जाएगा तो T की पावर +4 आएगा, T की पावर +4, और A
यानी ए स्केयर, ए और ए स्केयर। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा परमिटिविटी का। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे 47 क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से। 47 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इस 47 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि कंसिडर द सिचुएशन सोन फिगर, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2, व्हाट आर द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। यानी आपके पास एक सिचुएशन दी हुई है। यहाँ पे सिचुएशन में देखिए Q1 आपके पास चार्ज दिया हुआ है, राइट, Q1 चार्ज दिया हुआ है और एक चार्ज Q दिया हुआ है। देखिए देख रहे हैं ना आप फिगर के अंदर, आप देखो ध्यान से। इस फिगर के अंदर जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए ये ऐसे और ये ऐसे। एरो देखिए, जो लाइंस दी हुई है इनकी एरोज आप देख सकते हो। ऐसे इसकी एरो देखो और इसकी एरो देखो, ऐसे ही आप देख सकते हो इसकी एरो और इसकी एरो इधर जा रही है, राइट। ऐसे ही इसकी एरो इधर जा रही है और इसकी एरो इधर जा रही है। ये फिगर आपको सामने ऊपर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें Q1 और Q2 की साइन बताना है कि क्या होगा। देखिए मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आउटवर्ड। और अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है आपके पास इनवर्ड। तो देखो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहाँ से आउटवर्ड है, नेगेटिव में इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो आप खुद देखिए कि जो आपके पास Q2 चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड, एरो देखिए ऊपर आउटवर्ड है, राइट, आउटवर्ड है। तो यहाँ पे जो आपके पास Q2 हो गया वो तो हो गया प्लस, दिस इज द प्लस। और नेगेटिव, ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर एंटर कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास नेगेटिव Q1। तो आपके पास Q1 बिकम नेगेटिव एंड Q2 बिकम पॉजिटिव। तो Q1 हो जाएगा आपके पास, Q1 नेगेटिव हो जाएगा और Q2 पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 48। तो 48 क्वेश्चंस में आप क्या समझ पा रहे हो, ध्यान से देखिए 48 क्वेश्चंस में। तो 48 क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कह रहा है क्वेश्चंस में कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। यानी दो अल्फा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस दी हुई है, तो इनके बीच में कूलम्ब फोर्स लगाना बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें कहा गया है कि भाई दो अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ दे दिया, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे दे दिया, राइट। और इनके बीच में जो R है वो आपके पास 3.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर डिस्टेंस सेपरेटेड है, इस डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। और अब अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा दूसरा ये है। तो इस पे मान लीजिए चार्ज, मान लीजिए Q1 है और इस पे चार्ज क्या है, Q2। अब आप खुद देखिए अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है उस पे चार्ज कितना होता है, 2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसका 2 टाइम्स होता है। तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुना। तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, हमने लिख दिया इतना, राइट। तो बड़ा ही आसान है। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/4πε0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Q1 और यहाँ पे आ जाएगा Q2, राइट, ये आ गया, और अपॉन R स्केल। तो F इज इक्वल टू, इसको लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, 1/4πε0। Q1 कितना लिया जाएगा आपके पास, देखो Q1, ये Q1 है, इस अल्फा पार्टिकल पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2, चार्ज तो दोनों पे सेम है। और एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है। तो लिखेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब देखिए यहाँ पे एक Q1 चार्ज, वो भी, ये भी अल्फा पार्टिकल है और दूसरे वाला भी अल्फा पार्टिकल है। तो हम क्या करते हैं, स्केयर कर देते हैं, स्केयर। देखिए स्केयर हमने इसलिए किया क्योंकि ये और इन दोनों पे चार्ज सेम है, इसलिए हम स्केयर कर देते हैं या डबल कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और अपॉन में R स्केयर, R कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 की पावर -15। और हम यहाँ पे स्केयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि R स्केयर आता है इसमें, ओके। इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो F कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास है F कितना है। तो कैलकुलेशन करेंगे आप, तो 9 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 9 इंटू 10 ही आएगा क्योंकि ये 10 की पावर -15, इसको सोल्व करोगे फिर इसको सोल्व करोगे तो कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 9 इंटू 10 यानी 90 न्यूटन आ जाएगा, यानी 90 न्यूटन। 90 न्यूटन इनके बीच में फोर्स काम करेगा, यानी इतना फोर्स काम करेगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़िए, कैलकुलेट। 49 क्वेश्चंस में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्रोटॉन सच दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दैम इज इक्वल टू वेट ऑफ द आइदर। देखिए बड़ा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस निकालनी है 2 प्रोटॉन के बीच में, सच दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दैम इज इक्वल टू वेट ऑफ द आइदर।
यानी ये कह रहा है इन दोनों का जो भी वेट है, इन प्रोटॉन का, उन दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलाम फोर्स लग रहा है, वो किसके इक्वल है? वो जो आपका प्रोटॉन है उनका जो वेट है वो उनके बराबर है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन हुआ। आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए एक प्रोटॉन आपके पास P1 ये है, एक प्रोटॉन P2 ये है, राइट। इनके बीच में R डिस्टेंस है जो कि हमें नहीं पता है, राइट, हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, ध्यान रखना है। लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, ये फोर्स जो है इन प्रोटॉन के वेट के बराबर है। mg वेट होता है, आप F = W लिख सकते हो। आइदर का मतलब है या तो इसका वेट लो या इसका वेट लो, क्योंकि वेट तो दोनों का सेम ही होगा, प्रोटॉन है। तो ये फोर्स जो है, रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में लगता है क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इनके आइदर वेट के बराबर है, तो हमने लिख दिया। और वेट किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा, mg। आई होप कि आपको समझ में आया, mg। ओके, अब देखो इनके बीच में कूलाम फोर्स कितना लग रहा है, ये देखेंगे हम, इतना लग रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको k लिखेंगे, इसको q1 और इसको q2 अपॉन में r स्केयर, राइट, = ये लिखेंगे mg। आपसे कहा कि r निकालना है इनके बीच में, कितना r होगा? तो r को सेपरेट करेंगे तो r स्केयर ये इधर चला जाएगा, तो k q1 q2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास mg, यहाँ पे आ जाएगा mg। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका आपके पास ये है कि आप लिखोगे r स्केयर, k की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? 9 × 10⁻⁹, और आप Q1 और Q2 दोनों एक ही है, एक प्रोटॉन ये रहा, एक प्रोटॉन ये रहा, तो दोनों पे चार्ज जो है 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस में आएगा। स्केयर इसलिए किया क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, ओके। अपॉन mg, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की वेट की बात कर रहे हैं mg, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? देखिए प्रोटॉन का मास 1.6 × 10⁻⁻27, ये प्रोटॉन का मास हो गया, इनटू g आपके पास लेना है 9.8। तो r हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 0.118 मीटर आंसर आ जाएगा, मीटर, ठीक है। तो 0.118 मीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान है इसको करना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है आपका थ्योरेटिकल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आएगा। और आपने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा भी होगा, साइंस का एक फैक्ट है इसमें। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या है कि व्हाई डू व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल एंड रनिंग इन ऑन रबर टायर ऑलवेज ड्रैग ए चेन अलोंग द ग्राउंड। देखिए जो व्हीकल होते हैं, जिस व्हीकल के अंदर जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जो जलने वाले मटेरियल, जैसे ऑयल भर के ले जाते हैं, पेट्रोल डीजल है ना, इस तरह के जो इनफ्लेमेबल मटेरियल जो भरे जाते हैं, उनके टायर के अंदर जो है रनिंग ऑन रबर टायर ऑलवेज ड्रैग ए चेन अलोंग द ग्राउंड। तो पहले तो खैर पहले करते थे ऐसा, लेकिन अब तो टायर के अंदर ही जो कार्बन जो है वो मिला देते हैं। बट हम आपको बता दें कि इसमें कह रहा है कि जो इनफ्लेमेबल मटेरियल ले जाने वाले जो व्हीकल है, उनके जो रबर टायर है वो हमेशा उनके साथ में एक चेन, यानी मेटालिक जो चेन है वो लटकी रहती थी, ग्राउंड के साथ वो टच होती रहती थी। आपने देखा होगा, जैसे हम अगर बात करें तो ये कोई व्हीकल है, इस व्हीकल का ये टायर्स है, मान लो अगर मैं बात करूं तो इसके रबर टायर जो है ग्राउंड से टच हो रखे हैं, देखिए ऐसे टच हो रखे हैं। तो इनसे जो चेन है, वो जो चेन है वो ऐसे ग्राउंड से टच होती हुई लटकी रहती थी। ऐसा क्यों किया जाता है, आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर ये होगा कि क्यों ऐसा किया जाता था, क्योंकि व्हेन रबर टायर मूव ऑन ग्राउंड, जब रबर टायर जो है जब ग्राउंड पर मूव करता है तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। देखिए जब रबर टायर जो है ग्राउंड पे चलेगा तो फ्रिक्शन होगा तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, उस चार्ज जो प्रोड्यूस होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, जिसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। एंड रबर जो है आपके पास, रबर बीइंग एन इंसुलेटर एंड रिटेन्स दिस चार्ज। जो रबर होता है वो तो एक इंसुलेटर है, ठीक है, उसके अंदर तो जो चार्ज प्रोड्यूस हो गया वो वहीं रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। स्पार्किंग कैन टेक प्लेस, तो वहाँ पे अगर वो चार्ज कहीं नहीं जाएगा तो वो स्पार्किंग प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, राइट, स्पार्किंग कैन टेक प्लेस एंड पॉसिबल कोजिंग ए फायर एक्सीडेंट, जिसकी वजह से आग लग सकती है, राइट। व्हेन मेटल चेन टचिंग द ग्राउंड आर हैंग्स, जो मेटल चेन यहाँ पे हमने लटका रखी है, पहले लटकाते थे जो मेटल चेन, उसका काम क्या होता था कि चार्ज ऑन द रबर टायर, जो चार्ज होता था, जो टायर जब ग्राउंड पे चलता है, रबर टायर जब ग्राउंड पे चलता था तो उससे जो चार्ज प्रोड्यूस होता था वो चार्ज उस चेन के थ्रू, उस मेटालिक चेन के थ्रू ग्राउंड में चला जाता था, सारा का सारा जो भी आप उसके अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस होता था, जिसकी वजह से जो स्पार्क प्रोड्यूस होने का खतरा बना रहता था वो कम हो जाती थी, जिससे फायर एक्सीडेंट से बचा जा सकता था, ठीक है। तो ये आसान है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि हमने जो बोला वो आपके पास यहाँ पे है कि क्यों
व्हीकल जो है, जो इनफ्लेमेबल जो मटेरियल लेके जाते हैं, उनके टायर के साथ में जो चेन क्यों ड्रैग की जाती थी ग्राउंड से टच करते हुए। आई होप आपको 50 तक समझ में आया होगा। इसको रिपीट करिए, समझ